हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज रेन। मैं हूं शब्बीर और आज हम बात करेंगे कि क्या कोरोना वायरस सच में उतना खतरनाक है जितना हमें बताया गया है, और क्या कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। मैं बहुत ही अच्छे फैक्ट्स बताऊंगा और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखोगे तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। 10 जून 2020 तक इंडिया में कुल कोरोना के कंफर्म केस है लगभग 2.25 लाख। डेथ हो चुकी है लगभग 7,750 की। और जो टोटल टेस्ट हुए वो हुए 50,61,332। अब इंडिया में कोरोना को लेकर इतना डर इसलिए है क्योंकि ये आंकड़े हर कोई बताता है। मीडिया भी यही बताती है कि इतने डेली कंफर्म केस आ रहे, इतनी डेथ हो रही है और कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। ये सब बातें आती है मीडिया में। लेकिन ये एक आर्टिकल है, द गार्डियन का आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। इसमें इन्होंने बताया है कि 14% पीपल ही है जो कि कोरोना के सिम्टम्स दिखाते हैं। मतलब कि 86% एसिम्टोमेटिक होते हैं कोरोना में। मतलब कि 100 में से 86 लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको कोरोना हो गया। सिर्फ 14 लोगों को पता चलेगा कि उनको कोरोना है। और उन 14% में से सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। मतलब कि सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जिनको कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। ये एक आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल इसमें ऐसा बताया गया है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि हो सकता है कि कोरोना के अभी जितने कंफर्म केस है उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं मल्टीपल ज़्यादा रियल में केस हो, और इसका मॉर्टेलिटी रेट अभी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। नाउ ये आंकड़े जो हमको मीडिया दिखाता है वो कभी भी ये नहीं बताता कि 86% रिकवर भी हो रहे हैं। कभी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने नहीं आती है, इसीलिए हम इतना डरते हैं कोरोना से। नाउ सपोज करिए कि ये जो 2,76,000 केस है, क्या ये सच में 2,76,000 केस है? जी नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा रियल में केस होंगे इंडिया में जो कि ठीक भी हो चुके होंगे, क्योंकि सिर्फ 50 लाख टेस्ट हुए। इंडिया की आबादी है 138 करोड़, और उसमें से अगर सिर्फ 50 लाख के टेस्ट हुए और उसमें 2.25 लाख पॉजिटिव आ रहे, तो आप सोच सकते हैं कि अगर पूरे 130 करोड़ लोगों का टेस्ट हो जाए तो कितने पॉजिटिव केस होंगे। हो सकता है कि इंडिया में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी पॉजिटिव टेस्ट हो सकते हैं। मगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि इंडिया में सिर्फ 50 लाख पॉजिटिव टेस्ट, 50 लाख रियल ऐसे केसेस है जो कि कंफर्म्ड हो चुका है कि इनको कोरोना है, मगर अभी तक उनका टेस्ट नहीं हुआ है। इधर दो दो चीज़ें होती है किसी भी पैंडेमिक में। एक होता है केस मोर्टेलिटी रेट और एक होता है इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट। केस मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ केस डिटेक्ट होते हैं उसको जब हम जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स होती है उसको हम टोटल नंबर ऑफ केसेस से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो आता है हमारा केस मोर्टेलिटी रेट। लेकिन क्या केस मोर्टेलिटी रेट सही होता है? नहीं, इन्फेक्शन मोर्टेलिटी रेट सही होता है, क्योंकि हमको जब तक पता ही नहीं है कि टोटल कितने लोग इन्फेक्ट हुए इससे, तब तक हम इसका असल मोर्टेलिटी रेट नहीं निकाल सकते। अभी क्या है, हमको दिखाया जा रहा है कि इंडिया में 2.8% मोर्टेलिटी रेट है। मतलब हर 1 लाख में से 280 लोग मर जाते हैं, हर 10,000 में से 280 लोग मर जाता है। बट ये सही नहीं है। अभी हम एज्यूम करके चलते हैं कि इंडिया में 50 लाख लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका है। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन से, तो इसका मोर्टेलिटी रेट आएगा सिर्फ 0.15%। ये है रियल पिक्चर। और आप खुद सोचिए कि इंडिया में क्या जितने केसेस डिटेक्ट हो रहे उतने ही केस है? जी नहीं, उससे कई ज़्यादा केस होंगे। और हो सकता है कि 50 लाख से भी बहुत ज़्यादा केस हो, लेकिन मैंने सिर्फ 50 लाख ऐसे ही लिया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि इसका प्रूफ क्या है, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसका प्रूफ क्या है। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो प्रूफ है मेरे पास ये ग्राफ। ये है वर्ल्डोमीटर से लिया है मैंने। ये है डेली न्यू केसेस का ग्राफ, ये है डेली डेथ्स का ग्राफ, और ये वर्ल्ड का ग्राफ है। अब आप देखिए इस ग्राफ में जो डेली न्यू केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये ग्राफ लगातार ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है डेली के जो न्यू केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, मगर आप डेथ्स को देखेंगे तो ये ग्राफ अब नीचे आना शुरू हो गया है। मतलब कि पहले जितनी डेथ्स होती थी उतनी डेथ नहीं हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना कमजोर हो गया है, जी नहीं, कोरोना वैसा ही है। असली बात यह है कि हमने टेस्टिंग इतनी बढ़ा दी है कि केस तो ज्यादा आ रहे हैं मगर डेथ्स नीचे जा रही है। डेथ्स ज्यादा नहीं हो रही है बिकॉज हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है, इसलिए जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मरने का रेट है, वो अब कम होने लगा है। और इंडिया में भी मैं आपको बता दूं, जब कम टेस्ट हुए थे तो पहले मोर्टेलिटी रेट 3.3% से ज्यादा था, लेकिन अभी मोर्टेलिटी रेट 2.8% हो गया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इंडिया में बहुत ज्यादा टेस्ट हो जाए तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम हो जाएगा। और अगर इंडिया में इतने टेस्ट नहीं होते तो हो सकता है कि अभी भी इंडिया में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता। ये है असली पिक्चर, और ये एक प्रूफ है
कि ज़्यादा टेस्ट से मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, इसका मतलब जितने लोग इन्फेक्टेड है उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं मर रहे जितना हमें मीडिया बताता है। ठीक है। सो ये एक पिक्चर है जिससे पता चलता है कि कोरोना उतना खतरनाक नहीं है जितनी इसकी हाइप बनाई हुई है, जितना इसका माहौल बनाया हुआ है। नाउ इन सब की वजह से 24 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया में लॉकडाउन कर दिया 21 दिनों के लिए, जो कि आगे बहुत बार बढ़ा, 4 बार बढ़ा लॉकडाउन। सो अब हम ये जानेंगे कि क्या लॉकडाउन लगाना सही भी था बिना किसी प्लानिंग के, और क्या हमने बहुत ज़्यादा डर के इस वायरस से बहुत ज़्यादा डर के इटली देखकर या फिर दूसरी जगह को देखकर हमने लॉकडाउन कर दिया। सो इसका हम एनालिसिस करेंगे कि क्या रहा ओवरऑल इम्पैक्ट लॉकडाउन का हमारी कंट्री में। सो पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा इस लॉकडाउन का। सो जैसे कि आरबीआई ने भी कहा है कि इंडिया में पहली बार, पिछले 40 सालों में पहली बार इंडिया में हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने वाली है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया और एक ह्यूज पॉपुलेशन 138 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बाद अगर इंडिया की जीडीपी नेगेटिव में जाती है तो करोड़ों लोग फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, और हमारा देश बहुत ही पीछे चले जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। नाउ ये एक आर्टिकल है, ये CMI और CPHS का आर्टिकल है कि इंडिया में मार्च 2020 तक 403 मिलियन यानी कि 40 करोड़ लोग जॉब कर रहे थे, 40 करोड़ के पास रोजगार था, जो कि 20 अप्रैल 2020 तक सिर्फ 282 मिलियन यानी कि 28 करोड़ रह गया। इसका मतलब क्या है कि पहले 40 करोड़ लोग इंडिया में रोजगार पर थे, 40 करोड़ लोग कमा रहे थे, लेकिन उनमें से 12 करोड़ की नौकरी चली गई सिर्फ 20 दिन में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अभी हम किस चीज़ से डरते हैं? हम डरते हैं कोरोना से। कोरोना से हमको नहीं डरना है, हमें डरना है इस चीज़ से कि अगर 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है इंडिया में, पहली बात इंडिया में कमाते ही सिर्फ 40 करोड़ लोग हैं, पूरे 130 करोड़ लोग नहीं कमाते, 40 करोड़ लोग कमाते, उसमें से अगर 12 करोड़ लोग की जॉब चली जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर कितना गंदा इंपैक्ट पड़ेगा इसका। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि 12 करोड़ की जॉब चली गई, अब वो सिर्फ 12 करोड़ की जॉब नहीं गई है, वो 12 करोड़ अपनी फैमिली को भी चला रहे थे। अगर हम एक फैमिली में 3 लोग एवरेज मान लेते हैं, यानी कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है, जिनकी अर्निंग पे इंपैक्ट होगा, वो लोग स्पेंड कम करेंगे। आप सोचिए, अगर किसी की नौकरी चली गई है तो क्या नई गाड़ी खरीदेगा वो? क्या वो नया वॉशिंग मशीन खरीदेगा? क्या वो नया रेफ्रिजरेटर खरीदेगा? क्या वो नए कपड़े खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड पर ध्यान देगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी देश में डिमांड जो है वो बहुत ही तेज़ी से कम होने वाली है, और अगर डिमांड कम होगी तो कंपनीज क्या करेगी? कंपनीज अपना प्रोडक्शन और घटाएगी, क्योंकि कंपनी के पास डिमांड ही नहीं हो तो ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों करेगी? अगर प्रोडक्शन फिर से घटता है इसका मतलब कंपनी और लोगों को नौकरी से निकालेगी, क्योंकि कंपनी ऐसा बोलेगी कि भैया हमारे पास डिमांड ही नहीं है तो हम आपको रख के क्या करेंगे। तो हो सकता है कि जो 12 करोड़ की नौकरी गई है ये आगे मल्टीप्लाई होते होते हो सकता है कि और भी बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हो जाए। तो हम एक ट्रैप में फंस गए, हम एक ऐसे ट्रैप में फंस गए जिससे निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसमें हम घुस तो गए लेकिन इससे निकलना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल, चुनौती भरा काम होने वाला है। और माइग्रेंट क्राइसिस हुआ इंडिया में एक ह्यूज माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, बहुत ही बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस हुआ। इसका जीडीपी पे, हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इंडिया ने 1991 से बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ की है। उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन, यानी कि गांव से लोग जब शहर में जाते हैं नौकरी की तलाश में, उनको जॉब्स मिलती है, रोजगार मिलते हैं। इसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है देश का। अभी यहाँ पर डी अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब कि लोगों को गांव से शहर जाना चाहिए लेकिन वो उल्टा शहर से फिर से अपने गांव आ रहे हैं। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी जीडीपी के ऊपर, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। और इसका असर हम अभी से देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनी ने जब लॉकडाउन लगाया था तब उन्होंने इस माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। लेकिन ये लोग पैदल चले, करोड़ों लोग देश में सड़कों पर चल चल कर अपने गांव तक पहुंचे। अब वही कंपनीज, जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, वही कंपनीज इनको चार्टर्ड प्लेन और एयर कंडीशनर टिकट दे रही है रेलवेज की, ताकि ये लोग वापस आ जाए। फिर भी ये लोग वापस नहीं आ रहे। क्यों आएंगे ये लोग वापस? क्योंकि इन्होंने इतना प्रॉब्लम झेला है इस लॉकडाउन में, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स ने ही झेला इस लॉकडाउन को। सो अभी वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, और इसका हमको इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्योंकि अगर ये लोग नहीं आएंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा देश में? क्योंकि
हम ऐसा सोचते हैं कि इस देश को अमीर लोग चलाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यही लोग इस कंट्री को चला रहे। आप सोचिए कि अगर कल ये लोग मना कर दे कि हमको नहीं करना है, हमको खेती नहीं करना है, हमको नहीं बनाना है किसी का मकान, हमको नहीं उठाना है किसी की ईंटें, तो क्या करेंगे आप? क्या आप जाएंगे ये सब काम करने? नहीं जाएंगे आप। तो इनका हमारी इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इन माइग्रेंट वर्कर्स का। और इस क्राइसिस के बाद बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है इनको फिर से वापस लाने में, काम पर, और हमारी इकोनॉमी को फिर से रीस्टार्ट करने में। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। अब हम आएंगे कि हेल्थ केयर पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, एक आयरोनिकल बात यह है कि हम हेल्थ केयर से जूझ रहे, एक हेल्थ केयर क्राइसिस से जूझ रहे, और उससे बचने के लिए हम हमारे ही हेल्थ केयर को दांव पे लगा रहे। देखिए, इस कोरोना वायरस के चक्कर में जो दूसरी बीमारियां है उन्होंने छुट्टी तो नहीं ले ली है, वो बीमारियां अभी भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, और ये ज्यादा डेडली बीमारी है एज कंपेयर टू कोरोना वायरस। क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल में कोरोना वायरस पे इतना फोकस है कि इन बीमारियों पे, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज के पेशेंट को कोई देखने को तैयार नहीं है। और वहां पे हॉस्पिटल्स ऐसा बोल रहे हैं कि, मतलब ज्यादातर हॉस्पिटल्स ऐसा बोल रहे हैं कि हम सिर्फ कोरोना का पेशेंट ही लेंगे। ठीक है, अभी तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम कोरोना से लोगों को बचा लेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो दूसरी बीमारी है जहां पे आदमी बच सकता था वहां पे उसकी डेथ हो रही है। ठीक है, दूसरा इंपैक्ट है वैक्सीनेशन पर। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से वैक्सीनेशन बहुत ही बुरी तरह से हिट हुआ है हमारी कंट्री में, और वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी फ्यूचर जनरेशन को हेल्थी रखने के लिए। अगर अभी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा तो अब आगे चलकर उनकी जिंदगी भर उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैक्सीनेशन पर भी काम रुका हुआ है। तो हम अभी के लिए सोच रहे हैं कि हम अभी मतलब कोरोना, अगर हम वैक्सीनेशन करने जाएंगे या कुछ भी करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होगी और कोरोना फैल सकता है, ये वो। ठीक है, अभी अगर हम नहीं करेंगे ये, तो बच्चों का क्या होगा जो कि बड़े होंगे, उनको बहुत सारी मतलब एक फ्यूचर लॉन्ग टर्म हेल्थ क्राइसिस हम पैदा कर रहे हैं, जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी टीवी चैनल में आपको ये बात नहीं जानने को मिलेगी। तीसरी बात है मेंटल हेल्थ। अभी मेंटल हेल्थ सैडली इंडिया में किसी को कोई वैल्यू नहीं है मेंटल हेल्थ की। सब बात करते हैं आप फिट रहो, आप हेल्दी रहो। हेल्दी का मतलब क्या है? हेल्दी में दो चीज़ें आती है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। लोगों को सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में पता है, मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी बात नहीं करता। ये देखिए, लॉकडाउन की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए इंडिया में। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में 8 लाख लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, उसमें से 1,35,000 यानी कि 17% लोग सिर्फ इंडिया से होते हैं। ठीक है, और 2016 में तो 2,30,000 लोगों ने इंडिया में सुसाइड किया था, यानी 17% का मतलब है कि हर 6 में से एक सुसाइड करने वाले इंडिया से होता है। ठीक है, तो अगर आप मेंटल हेल्थ पे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, और इस लॉकडाउन की वजह से मेंटल हेल्थ बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हुई है लोगों की। देखिए, स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, हर 55 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है इंडिया में। यानी कि इंडिया में 1 घंटे से भी कम में एक स्टूडेंट मर जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि साल में कितने स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब वो सुसाइड करने का कारण क्या होगा, फ्यूचर हमारे करियर का क्या होगा, इसी चीज़ को लेकर स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। ठीक है, तो इंडिया एक बहुत ही डिप्रेस कंट्री है। इंडिया इज़ द मोस्ट डिप्रेस कंट्री इन द वर्ल्ड। और मैं आपको प्रूफ्स के साथ बताता हूँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, इसमें 156 कंट्रीज का सर्वे होता है, उसमें इंडिया 140वें नंबर पर है। सो 156 में से 140वें नंबर पर होना, आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना दुखी देश है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बुरी बात है इंडिया के लिए। ठीक है, अभी लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या होगा? जॉब्स तो जिन लोगों की जा रही है उनकी जा रही है, उनमें से बहुत सारे लोग सुसाइड करेंगे। हमारे देश में फार्मर्स, हर साल बहुत ज़्यादा फार्मर सुसाइड कर लेते हैं अनफॉर्चुनेटली। माइग्रेंट वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा सुसाइड करेंगे। सो ये एक ऐसा क्राइसिस बन जाएगा जो कि हम अभी नहीं सोच रहे, लेकिन बाद में हमको ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है। और स्टूडेंट्स के साथ भी क्या होगा, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग जॉब है वो जा रही है, तो स्टूडेंट को जॉब कैसे मिलेगी, बहुत सारों को ये टेंशन है। अभी जो कमज़ोर दिमाग के होते हैं, जो कमज़ोर दिल के होते हैं, वो हो सकता है कि सुसाइड भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है। हेल्थ क्राइसिस भी मैं मानूंगा इसको कि ये एक हेल्थ क्राइसिस को भी जन्म देगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर हेल्थ में फिजिकल और मेंटल दोनों को शामिल करता हूँ। और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी बहुत बढ़ चुके हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ठीक है, अभी इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस का पहले से ही एक प्रॉब्लम रहा है, लेकिन जब कोरोना वायरस, जब सभी घर में है, एक तरह से कैद है घर में, कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे आदमी क्या सोचेगा
कि यार मेरे पास काम धंधा ही नहीं है, तो आदमी चिढ़ जाता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, वो बाहर जा नहीं रहा है, किसी से मिल नहीं रहा है, वो घर में बैठा हुआ है बस डर के, ठीक है। उसके पास काम धंधा नहीं है, इनकम नहीं हो रही, उसको ये टेंशन है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरे पास इनकम कहाँ से आएगी। तो इन सब की वजह से वॉयलेंस बढ़ रहा है। और आप देखोगे अपने घर में कभी ऑब्जर्व करना, पहले जैसा माहौल था क्या अभी भी वैसा माहौल है लॉकडाउन के टाइम में, लॉकडाउन के बाद भी, ठीक है। तो ये आप ज़रूर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन जब आप रियल में ये सारी बातें मैंने जो बताई है इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सच बात है, ठीक है। नाउ जब जब हमने ये लॉकडाउन किया था तो हमारा मकसद ये था कि कोई भी मरना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखिए कि रोड एक्सीडेंट में इंडिया में हर साल 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। तो अगर हमारा मकसद यही है कि कोई मरना नहीं चाहिए, तो क्यों ना इस रोड ट्रांसपोर्ट को भी पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, क्योंकि इससे हम साल में 1.5 लाख लाइफ बचा सकते हैं, ठीक है। 1.5 लाख लोग नहीं मरेंगे। अगर आप डेली देखें तो रोड एक्सीडेंट से करीब 450 लोग मरते हैं, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो फिर हमको ये भी रोड ट्रांसपोर्ट भी बैन कर देना चाहिए, ठीक है। अभी रेस्पिरेटरी डिसीज से बहुत सारी डेथ होती है इंडिया में हर साल, लाखों लोग मर जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसीज से। रेस्पिरेटरी डिसीज का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है स्मोकिंग। अभी इस लॉजिक से तो जितने भी सिगरेट के ब्रांड्स है उन सबको सिगरेट पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए इंडिया में। आप खुद सोचिए, आप अभी कोरोना से इतने डर के बैठे, जब आप सिगरेट का सुट्टा मारने जाते हो उसमें पैकेट में लिखा होता है वार्निंग, इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उसको लेते हो, उससे पीते हो, तो फिर कोरोना से इतना क्यों डर रहे हो, ठीक है। ट्यूबरक्यूलोसिस की अगर मैं बात करूँ, टीबी से इंडिया में हर साल हर दिन 1400 लोग मरते हैं सिर्फ टीबी से, और वर्ल्ड में जितने लोग मरते हैं उसका 10%। यानी कि अगर वर्ल्ड में 100 लोग मरते हैं तो इंडिया में 10 लोग उससे इस ट्यूबरक्यूलोसिस से मर जाते हैं। तो एक बहुत ही मेजर बीमारी है इंडिया में। और ट्यूबरक्यूलोसिस भी बिल्कुल कोरोना की तरह एक कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब इंसान से इंसान में फैलती है और खांसने छींकने से फैलती है। सो अगर आपका यही मतलब हमारा मोटो है कि कोई भी नहीं मरना चाहिए, ठीक है, तो हमको फिर पूरे साल लॉकडाउन रखना चाहिए, बिकॉज टीबी भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है, और ये भी फैलती है। तो जब तक टीबी पूरा जीरो नहीं हो जाता इंडिया में तब तक हमको लॉकडाउन रखना चाहिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन से हमने क्या अचीव किया है, एक सिंपल सेंटेंस में बताऊँ तो वी हैव अचीव्ड स्मॉल एंड शॉर्ट टर्म रिलीफ बाय क्रिएटिंग बिग एंड लॉन्ग टर्म ट्रबल। हमने छोटे समय के लिए कुछ रिलीफ पाने के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रबल क्रिएट कर दिया है लॉकडाउन लगाकर। छोटे रिलीफ कैसे कि हमको हमारे हेल्थ केयर को एक महीने का ज़्यादा समय मिल गया। जो चीज़ एक महीने पहले हो सकती थी हो सकता है एक महीने बाद हो। पीक तो ज़रूर आएगा इंडिया में, जितना कोरोना फैलना ज़रूर फैलेगा, पीक भी आएगा। हमने पीक को 1-2 महीना डीले कर दिया, बस यही किया है हमने लॉकडाउन लगाकर, और कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने नहीं की है। लेकिन हमने क्या क्या हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए लॉकडाउन लगाकर, वो मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, हमको घर में बैठना नहीं है, बाहर जाइए, काम करना है, जो भी हमारा काम है हमको वो करना है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आराम से जैसा पहले जाते थे वैसे जा रहे हैं, ठीक है, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हमको मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर पॉकेट में हमेशा रखना है, और अननेसेसरी कांटेक्ट अवॉइड करना है। जैसे कि 2 महीने बाद मिले, भाई ये तू मेरा, चल गले मिलते हैं, वैसा नहीं करना है। ज़रूरत नहीं है गले मिलने की, नहीं मिलना है, हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, दूर से नमस्ते करो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम कोरोना को वैसे ही रोक लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम ही अवेयर नहीं है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब चीज़ें गवर्नमेंट करेगी। अरे गवर्नमेंट हर चीज़ थोड़ी करेगी, हमको भी करना है। अभी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया तो फिर सब बिल्कुल एक दूसरे से चिपक रहे, ये कर रहे, हमको ये अवॉइड करना पड़ेगा। और हम हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से, गवर्नमेंट सबको नहीं देखेगी, ठीक है ना। और एक और चीज़ है कि अगर आपको नेगेटिव न्यूज़ से बढ़ना है तो प्लीज़ जो न्यूज़ चैनल है उसको देखना बंद कर दीजिए, बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आती है। अगर आपको अपडेट ही रहना है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, कम से कम उसमें आप अपने मन पसंद के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा मिलेगी आपको न्यूज़पेपर में, और फेक न्यूज़ भी कम मिलेगी आपको न्यूज़पेपर में। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको अपडेट ही रहना है देश दुनिया की खबरों से तो न्यूज़पेपर पढ़िए बजाय कि टेलीविज़न देखने के, ठीक है। उसमें एंकर आता है चिल्लाते हुए कि आज इतने केस हो गए, आज इतने मर गए, उससे डर का माहौल फैलता है और कुछ नहीं है। और फेक न्यूज़ ना फैलाए। व्हाट्सएप पर क्या होता है, कोई भी मैसेज आया बिना सोचे समझे हम फॉरवर्ड कर देते हैं, इससे डर फैलता है। हो सकता है वो न्यूज़ फेक हो, कोई उसकी रियलिटी ना हो, लेकिन इससे डर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये चीज़ें करने से बचे। और लास्ट में, कोरोना से डरने की बजाय हमको कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है। तो डर के ना बैठे कोरोना से, उसे फेस करे, उससे लड़े, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ भी लॉजिकल बात की है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, आगे लोगों को भी ये वीडियो दिखाना, और ताकि एक जो हाइप बनी हुई है, जो एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है, वो थोड़ा कम हो, लोगों का डर कम हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। सो हमारे चैनल नॉलेज इनको सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।